हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गए हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11। एक ऐसा चैप्टर, खौफ खा रहे हैं बच्चे, भैया खौफ नहीं खाना है। ये तो अभी झांकी है, अच्छा क्लास 12 अभी बाकी है। यहाँ बिजनेस फिनेंस क्लास 11 में बड़े छोटे लेवल पे है। जब पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, इसको हम लोग टफ नहीं बोलते, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और 11 के बाद हम लोग जब 12 की बात करेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी हुई आपको टफ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बुलवाया कैसे जाए। ओके, तो आइए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिए, ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि सही में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से एक बार, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ओके, नाउ गोइंग ऑन विथ आवर फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, वेरी वेरी इजी। कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लेते हैं, कर लिया हमने। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, काफी बार पूछा जाता है, काफी आसान सवाल है, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, काफी इजी। वाई ओनर्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले पैसा लाते हैं, सबसे लास्ट में पैसा लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी। Question number 2, it says the term redeemable is also used for, is used for preference shares, commercial paper, equity shares or public deposits who are having the power of redeeming their securities. The answer will be preference shareholders या preference shares. ठीक है, क्योंकि इनके पास एक पावर होता है टू रिडीम योर शेयर्स, इन्हें हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बहुत तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, आपका क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कुछ सिक्योरिटी वाले, कुछ विदाउट सिक्योरिटी वाले, उसमें से एक आता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भैया करंट एसेट्स परचेज करने के लिए कौन सा फंड्स लगता है? जी हाँ, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, एक बार रिवाइज कर ले। फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पार्क करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, जैसे कि लैंड, लैंड, मशीनरी एटसेट्रा परचेज करोगे, बिल्डिंग परचेज करोगे, तो 1 साल से ज़्यादा समय तक आपका पैसा बिजनेस में रखा रहेगा। वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है? वर्किंग कैपिटल ऑन दी अदर हैंड, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। या फिर करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए जो पैसा चाहिए, जैसे कि 1 साल से कम समय के लिए अगर आपको कोई पैसा चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, कोई वैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमें लगता है। ठीक है, काफी आसान। नाउ एडीआर्स आर इशूड इन, एडीआर्स का तो भैया पहले फुल फॉर्म बताओ। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर आपने अभी तक हमारा वो एडीआर, जीडीआर, आईडीआर वाला वीडियो नहीं देखा है, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएगा आपको चैनल पे, पूरा प्लेलिस्ट एकदम डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि उसमें आपको समझा सकूं। वही हमने कहा ना, टफ को बनाने की कोशिश की है इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, तो वहां पर एक अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जीडीआर, एडीआर, आईडीआर तीनों अलग अलग करके समझाया है, सेपरेट वीडियोस में समझाया है, तो एक बार जरूर देख के आएंगे। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर इशूड इन डेफिनेटली यूएसए, अमेरिका के अंदर ही एडीआर इशू होता है। ठीक है, नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम, काफी आसान, द पब्लिक। पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, उसी को तो पब्लिक डिपॉजिट कह रहे हैं, काफी आसान, ये तो बेहद आसान था। नाउ डिबेंचर्स रिप्रेजेंट फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी या लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। बताइए, डिबेंचर को किसके अंदर रखेंगे आप? फिक्स्ड कैपिटल के अंदर रखेंगे, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या लोन कैपिटल? जी हाँ, बोरोड फंड है, बोरोड फंड है, लोन कैपिटल होगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 6 का
डी लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर, ओके नाउ सी दिस क्वेश्चन आई डोंट थिंक देयर विल बी इन योर सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस की बात कर रहा हूं, पिछले साल के सिलेबस की नहीं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो आई थिंक दिस वाज इन द सिलेबस। इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो आई थिंक द आंसर विल बी produced and distributes, make the payments on goods or services of the behalf of client. Yes, it will be collects the client's debts. Collect the client's debts. Factoring arrangements, ठीक है। When you lease the factors of production, ठीक है, किन्हीं और के थ्रू। Okay, now question number 8, the maturity period of a commercial paper usually ranges from maturity period of a commercial paper, now it's 6 months to 1 year। तो यहां पे कौन सा कह रहा है, 6 months to 1 year, oh sorry 3 months to 1 year, 3 months to 1 year, 90 days to आपका 364 days, या सॉरी 365 days आएगा, 364 365, ये होगा मिसप्रिंट आ गया है, कोई बात नहीं, 90 days to 365 days, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। Internal sources of capital are those that are generated through the outsiders, generated through loans such as supplies from commercial banks, generated through issue of shares, generated within the business, common sense, generated within the business. Okay, question number 10. A company from USA wants to raise funds from Indian American markets. Identify the instruments that they will have to pursue. कौन सा होगा, ADR? हाँ, एडीआर होगा, एडीआर होगा, एडीआर होगा, एडीआर होगा। अमेरिकन कंपनी को इंडिया से पैसा लेना, एडीआर लेंगे, एडीआर लेंगे। सर एंड मैम, द करेक्ट आंसर विल बी आईडीआर। हम लोग जब इंडिया के अंदर से पैसा लेंगे आईडीआर इशू होगा, अमेरिका के अंदर से पैसा उठाना है एडीआर इशू होंगे, और किन्हीं कंट्री से पैसा उठाना है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू होगा। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। Okay, when an American company wants to take funds from the Indian markets, they need to issue Indian depository receipts. Now, these Indian depository receipts will be purchased and bought by the Indian retail investors or the institutions or the companies. Now, they will have to instill the money in the markets. वो पैसा ट्रांसफर होके उन अमेरिकन कंपनीज के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। फिर से वही बात, एडीआर आईडीआर जीडीआर अगर टफ लग रहा है, एक बार जाके बिजनेस फाइनेंस वाला वीडियो देखो, पूरा प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ये पूरा टॉपिक डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, नाउ आई थिंक इट्स इनफ। 10 क्वेश्चन ही थे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, ज्यादा केस स्टडी रहने वाला है, तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में अंत तक और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लेके जाएं। ये थोड़ा कम देखना भाई कि सर ये वीडियो में आप ना थोड़ा आंसर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया। भैया एक्सप्लेनेशन के लिए आपका बुक है, हम लोग आंसर कैसे पता करना है और कितना लिखना है, क्या लिखना है, टेक्निकलिटीज़ पे बात कर रहे हैं। रिवीजन हो रहा है ना, पढ़ा थोड़ी रहे, पढ़ा दिया हमने, तो वो वीडियो आप जाकर देखिए। हम लोग यहाँ पर केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स में 5-6 ऐसे बनाए, इस चैप्टर में आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यू गो थ्रू द क्वेश्चन, then we'll answer it together. Okay, okay, काफी इजी क्वेश्चन। यहां पे क्लियरली बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम अबव। भैया क्या कोट करेंगे, यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है दैट ही विल नीड फंड्स टू बाई लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये क्या चीज के लिए आ गया, फिक्स्ड कैपिटल। और उसके बाद जो है टू मीट डे टू डे ऑपरेशंस, ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। इनके बारे में पूछा गया है, अब आपको इनको एक्सप्लेन करना है, वो हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है लिखा हुआ है। नाउ कह रहा है ब्रीफली आउटलाइन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द 2 टाइप्स। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए कलर बदल लेते हैं, बड़ा अच्छा बात है फिर तो।
फिक्स्ड कैपिटल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कैपिटल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आई एम टेलिंग यू, फैक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज टू बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत रेगुलरली आते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्या याद है आपको? मेरे को सबसे पहला बताऊं क्या याद है? मेरे को याद है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का है, क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या ट्रेडिंग यूनिट है, किस टाइप का। अगर ट्रेडिंग होगा तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? भैया पहले जमीन खरीदेंगे, जमीन पे बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बिल्डिंग के लिए बहुत सारा खर्चा होगा, वो सारा चीज हमारा क्या है, वो खर्चा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जाएगा, बढ़ जाएगा खर्चा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं स्केल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। स्केल ऑफ द बिजनेस, ये तो काफी इजी है भैया, इसमें तो आई थिंक आपको टेंशन नहीं होगा समझने में। अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, छोटा बिजनेस है तो छोटा फिक्स्ड कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होगा। ये हमने काफी ब्रीफ में समझाया, आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा इसे, ठीक है। अच्छा खासा लिखोगे तब तो नंबर मिलेगा ना। वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए काफी आसान है, आप एक पॉइंट ले लो, क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या है। देखो अगर आप क्रेडिट ज्यादा देते हो, मतलब इफ यू आर वर्किंग ऑन क्रेडिट बेसिस, आप उधारी पे धंधा कर रहे हो, उस केस में आपको भी तो पैसा चाहिए, आपके गले के अंदर पैसा रहेगा नहीं तो ऑपरेशंस वर्क कैसे करेंगे। क्या आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं ऑटो वाले, वैन वाले, जो आपके डेली का आपका जो खर्चा है, क्या वो ये सुनेंगे कि आपके जो डीलर्स हैं या आपके जो डेटर्स हैं वो आपको पैसा नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं, उनको उससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर आप क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर जाते हो तो आपको, मतलब इफ यू आर हैविंग क्रेडिट पॉलिसी टू बी रनिंग इन योर कंपनी वेल, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। तो एक तो आ गया आपका क्रेडिट पॉलिसी। दूसरा हम ले लेते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप बड़े स्केल पे कंपनी ग्रो करना चाह रहे हो, धीरे धीरे ग्रोथ फेज में, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे या आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। कहते हैं ना, पैसा लगाओगे तब तो पैसा आएगा, पैसा लगाओगे तब तो पैसा आएगा। तो जब आप पैसा लगाओगे नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? उस केस में जब भी ग्रोथ या एक्सपेंशन फेज में कंपनी होती है तो यू नीड टू पुट इन मोर मनी टू अर्न मोर मनी। ओके, काफी इजी, कुछ छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर ना? कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस आपको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना था और आपको आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ो पहले तो भैया सब पाठ, फिर ऊपर कुरैशी जी के पास आना। डिफाइन द टर्म बिजनेस फिनेंस, इसके लिए तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज बिजनेस फिनेंस? द फिनेंस टू रिक्वायर टू रन अ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फिनेंस। काफी इजी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये हमने ब्रीफली कहा। आप अपनी लैंड लेबर मशीनरी परचेज करोगे, उसके लिए भी चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, दोनों फिक्स्ड और वर्किंग दोनों चाहिए। बिजनेस फिनेंस के आप कुछ भी लिख दो उसमें, बिजनेस फिनेंस के 2 सोर्स होते हैं, बिजनेस फिनेंस इतने तरीके का होता है, उसके ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है, सारा कुछ आप लिख दो। आई थिंक दिस विल बी इन नॉट मोर देन 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के अंदर बिजनेस फिनेंस का डेफिनेशन और 1 या 2 पॉस्टुलेट्स आप उसके लिख दोगे, इट विल बी मोर देन इनफ माई फ्रेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ब्रीफली आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फिनेंस। अब भैया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फिनेंस के नाम पे तो आपको बुक के अंदर एक लाइन याद होगा ना, इट इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। इफ द बिजनेस इज द बॉडी, देन बिजनेस फिनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। व्हाई? क्योंकि टू सर्वाइव, टू ग्रो, टू एक्सपैंड, फॉर एवरीथिंग, फॉर गुडविल, to tackle the market, everything, you require business finance. It can be your fixed capital, it can be your working capital, that is something else, but it is very important. तो यहां पर आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। फिर आता है आपका द 2 टाइप्स ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। देखो यहां तो बड़ा आसान चीज पूछ दिया, बेस्ड ऑन ओनरशिप। हाँ, अब आपको अगर डिफरेंस ऑन द बेसिस अगर पूछ दिया है तो बहुत कन्फाइंड पूछ रहा है, यहां पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर 2 तरह के फंड्स पूछ रहा है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो द आंसर विल बी ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, ठीक है। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करने को या इनके बारे में लिखने को कहा गया। क्या बोल रहा है जरा देख ले।
बोल रहा है इनके बारे में डिफरेंस बताने को, तो भैया पहले मीनिंग बता दो। सबसे पहले तो मीनिंग सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओनर्स फंड्स आर द फंड्स दैट आर रेज्ड टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिटेन अर्निंग्स, 3 तरीके से पैसा उठाया जा सकता है। बोरोड फंड्स क्या होते हैं? दीज आर द डेट या द लोन दैट इज टेकन बाय द फर्म। अब इनको डिबेंचर होल्डर्स बोल सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स बोल सकते हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स आ सकता है, एटसेट्रा 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 माय फ्रेंड, ठीक है। अब टाइम पीरियड, ठीक है, पहले तो यहाँ मीनिंग लिख देता हूँ कि मीनिंग एक आप लोग लिख देना भैया। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट अ बिगर मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। मीनिंग दूसरा हो जाएगा टाइम पीरियड, क्या ऊपर आप चले जाओ कि ज़्यादा समय तक कौन रहता है, तो दिस इज फॉर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम, या इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। वेर एज बोरोड फंड्स को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इसको लौटाना पड़ेगा। लौटाना तो देखो एक सिरे से देखा जाए तो ओनर्स फंड को भी लौटाना पड़ता है, बट देर इज नो ऑब्लिगेशन एज सच टू रिफंड द मनी, ठीक है। इसलिए उनको परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। अगर आप इसमें फंसना नहीं चाहते, आप इसको कह सकते हो दीज आर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बोरोड फंड्स के अंदर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टेन्योर के अंदर ये बिजनेस में होता है। फिर इसके ऊपर आप ले आओ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नाउ ओनर्स फंड्स इंजॉय मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इनके पास होता है। यहाँ पर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इनको बिल्कुल नहीं मिलता है। भैया आपने उधार दिया है ना, आप ओनर तो नहीं बने हो मेरे कंपनी के अंदर, आपने हमें पैसा तो नहीं दिया परमानेंट बेसिस पे, तो आपको पैसा का जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट्स है, वो आपको महीना का महीना मिल जाएगा। अदर देन दैट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट और द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। क्लियर है बात? काफी इजी क्वेश्चन था कुरैशी जी वाला। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। पढ़ो, आयुषी सक्सेसफुली रनिंग अ बेकरी, पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फिनेंस। अच्छा, ओनर ये आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई करने लाइंस पढ़ के कि कौन कौन सा पैसा लिया गया है। अब फिर बोल रहा है इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। चलो खैर ये तो आसान है, दैट्स नॉट मच डिफिकल्ट। दूसरा वाला इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर तो आपका आ ही जाएगा। पहले तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करिए। एक तो दैट आई कैन सी दैट शी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, कमर्शियल बैंक आप इसको ले सकते हो, और दूसरा शी इंजॉयज फ्रॉम द लोकल शॉप एज वेल। ओके, तो ये पहला तो आंसर हमें दिख रहा है यहाँ पे। आंसर 1 विल बी ट्रेड क्रेडिट। अगर अभी तक आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो देन देयर सम प्रॉब्लम हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली ट्रेड क्रेडिट मेरे को दिख रहा था, और यहाँ वाला जो लाइन है आपका दैट हैज शी हैज टेकन फंड्स, देयर वाज समवेयर हियर, यस, लोन फ्रॉम अ बैंक। तो इसको आप लिख सकते हो लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये काफ़ी आसान था, ठीक है, दोनों हमने मार्क भी कर दिया। अब आ रहा है, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो क्या आपको यहाँ के ऊपर कुछ दिख रहा है? नहीं भैया, पहले एक्सटर्नल सोर्सेज होता क्या है? सोर्सेज ऑफ फिनेंस दैट लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, लेंडर्स एटसेट्रा। इंटरनल सोर्सेज किनको कहते हैं? इंटरनल सोर्सेज कहते हैं उनको जो कि बिजनेस के अंदर से पैसा बन रहा है, ठीक है। द फंड्स, द फिनेंस दैट इज जनरेटेड विद इन द बिजनेस आर नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ फिनेंस। अब इसका नीड, इसका आपका कॉस्ट और सिक्योरिटी, ये पूरा डिफरेंस आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। हमने आपको मीनिंग बता दिया, हमने फिर से कहा ना ये रिवीजन है, ठीक है। मीनिंग हमने बता दिया, यहाँ पे हम बस उतना ही लिख सकते हैं आपके लिए, विद इन द बिजनेस, और एक्सटर्नल के लिए आउटसाइड द बिजनेस, लेंडर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक सस्ता कौन सा रहेगा आपके लिए? अगर हम ऐसे बात करें, एक्सटर्नल सस्ता पड़ेगा, इंटरनल सस्ता पड़ेगा, ऐसे अगर बात करें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सर इंटरनल फंड सस्ता पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बिकॉज इट जनरेटेड विद इन द बिजनेस। एक्सटर्नल सोर्स हमें महंगा पड़ेगा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है क्या? पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग उसको आंसर कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट वाजंट अ प्रॉब्लम, ठीक है। केस स्टडीज हम लोग करते हैं टू आइडेंटिफाई कि फंसते कहाँ पे, जैसे सब पार्ट ए वाला था ना, इन तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग केस स्टडीज कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एन पढ़िए क्या कह रहा है। टिल नाउ शी हैज बीन, अच्छा ये क्या है भैया, ये मिस प्रिंट है। Till now, she has been managing all the financial requirements of a business through profits made in business. Name the source of fund. Very, very easy. Very, very easy. ये तो हम बिना पढ़े ऊपर बता सकते हैं ये क्या कह रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में बात हो रही है। प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कह रहा है, सजेस्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट एंड कैन यूज टू फाइनेंस एक्सपेंशन प्लान्स। कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी लिख दो, वी कैन जस्ट, अगर ज़्यादा फंसना नहीं है सीधे लिख दो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, हो गया खत्म, ठीक है। बहुत बहुत आसान, ये सब क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भैया क्या कह रहा है। हितेश पूछ रहा है टू मेरिट्स, सॉरी, सजेस्ट एनी टू सोर्सेज थ्रू विच हितेश कैन रेज फंड्स टू मीट द इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल, ओके, एंड देन टू मेरिट्स फॉर ईच सोर्स, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, एक्सपेंशन का प्लान देख लिया है, अब उसके लिए पैसा का डिमांड है। अगेन देयर इज नथिंग मच इन द केस स्टडी, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दो तरीका जहां से आप वर्किंग कैपिटल उठा सकते हो, तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से लोगे, आप बैंक से पैसा ले सकते हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है, बैंक से आप पैसा उठा लो। दूसरा आप ट्रेड क्रेडिट के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत है, तो क्योंकि रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत है तो यू कैन गो फॉर ट्रेड क्रेडिट एज वेल, जहां पर आपको क्रेडिटर से आपका पैसा, सॉरी, जिससे सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हो वो भी आपको कुछ दिन का एक क्रेडिट पीरियड दे देते हैं, ओके। तो यहां पर काफ़ी आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ट्रेड क्रेडिट, इन आसान क्वेश्चंस में हमें फंसना नहीं है, ओके। अब पूछ रहा है टू मेरिट्स ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस, भैया ये तो काफ़ी इजी है, ये सारी चीज़ें क्या ही डिस्कस करें। ट्रेड क्रेडिट क्योंकि आपको आसान पड़ता है, क्योंकि पहली बात इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरा ये आपको रेडी फॉरवर्ड डील की तरीके से मिल जाता है। ये दो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एक तो हैसल फ्री है, दूसरा इसके लिए आपको कुछ जल्दी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी गुडविल के ऊपर चलता है। बैंक में फ़ायदा ये है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर कि भाई कुछ कहीं फ्लक्चुएट ना कर जाए, नहीं, जितने में बात हुई है तो आपको उतना मिलेगा। दूसरा, इसको भी आप हैसल फ्री लिख सकते हो, ठीक है। आपको उधार चाहिए, बैंक आपको लोन उधार आराम से दे देगी। अ बिजनेसमैन इज एलिजिबल अकॉर्डिंग टू हिज रीपेइंग कैपेसिटी या क्रेडिट स्कोर, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, which of the two sources of funds will you suggest considering the fact the company has not raised much डेट कैपिटल सो फार एंड वाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग, 2 मिनट समय लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। सुपर्ब लिमिटेड, नाउ इट्स अ सुपर्ब क्वेश्चन, ठीक है, पढ़िए आराम से, टेक योर टाइम। नाउ इस क्वेश्चन से 2 चीजें आपको समझनी है। पहले तो कि लिखें क्या, टू फंड्स बोल रहा है ना, मैं कहूंगा बोरोड फंड्स के ऊपर जाओ, क्योंकि कह रहा है कि नॉट रेज्ड मच डेट कैपिटल। 2 ले लो कोई भी डेट कैपिटल या बोरोड फंड, मतलब 2 तरीके, एक तो ले लो डिबेंचर, एक ले लो अगेन लोन्स। नाउ व्हाई, ये क्वेश्चन एक्चुअली डिबेंचर या लोन्स के ऊपर जा ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरिट्स ऑफ बोरोड फंड, व्हाई शुड अ कंपनी गो ऑल्सो फॉर बोरोड फंड, वहां पे आपका आंसर आएगा ना। 2 पूछा है, चलो 2 बताते हैं। नंबर 1, आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है डिबेंचर्स में या किसी भी तरीके बोरोड फंड में, क्योंकि कंपनी 100 करोड़ कमाए चाहे 500 करोड़ कमाए, अगर आपको अपने डिबेंचर होल्डर को 50 करोड़ देने हैं तो 50 करोड़ ही दोगे। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ में 50 था तो 50 करोड़ में आपको 400 करोड़ या 300 करोड़ देना पड़ेगा, नहीं, 500 करोड़ में भी 50 करोड़ और 100 करोड़ में भी 50 करोड़ ही देना पड़ेगा, दैट्स द बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट बोरोड फंड का, दे डोंट हैव एनी राइट और कंट्रोल ओवर द बिजनेस। आप उधारी आपसे लिया है हमने, आपको आपका उधार वापस कर दिया जाएगा, यू कैन नॉट पोक योर नोज इन टू द बिजनेस, ठीक है। ये 2 बेनिफिट्स है बोरोड फंड के, तो देखा आपने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
आई विल मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान देंगे। सुपर्ब लिमिटेड वॉज अ सुपर्ब क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था, एक तरीके से मेरिट्स ऑफ बोरोड फंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, गिव एनी 3 possible reasons because of which Vikash wants Tushar to invest in equity and not in preference shares. Again a bracket question, क्यों इक्विटी शेयर और क्यों प्रेफरेंस शेयर्स नहीं करेंगे। और कुछ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप भी, कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्वेश्चन है कंप्लीटली। 3 मेरिट पूछा है इक्विटी शेयर होल्डर का, काफी आसान, आपके बुक में दिया हुआ होगा, टाइम नहीं लेंगे, आंसर करेंगे। नंबर वन आपका फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है इक्विटी के अंदर, प्रेफरेंस में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। 10% इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है तो 10% ही मिलेगा, मतलब ग्रेटर रिटर्न्स आपको मिल सकता है। ओपन टू एबनॉर्मल गेन्स मतलब कि कल को कंपनी को अचानक से कोई बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तीसरा, राइट्स एंड कंट्रोल्स ओवर द बिजनेस, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, पर ऐसा ही पूछ सकता है। अब सोचो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन 3-3 नंबर में आ जाए, देखने में कितना घुमा रहा है बट आंसर कितना आसान सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू हर इन द ईयर 2017 assuming that she is holding cumulative and non-cumulative preference shares. Take your time, 2 minutes, take your time, देख लो क्या है ये क्वेश्चन में, कैलकुलेट करो एंड जस्ट टेल मी द आंसर हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट दैट। तब तक मैं इस क्वेश्चन को देख के एक बार कोशिश करूँ सॉल्व करने का, एंड लेट्स सी कि आंसर वो होगा कि नहीं। पहले मैं क्यूमुलेटिव के लिए आगे बढ़ता हूँ, आई विल जस्ट चेंज द कलर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर्स 2016, फेस वैल्यू ऑफ ईच इज 100, डिडंट रिसीव एनी डिविडेंड 2016 में ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, 17 में मेंट सरप्लस प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द अमाउंट डिविडेंड। अरे काफ़ी आसान, कुछ तो है ही नहीं, तो ये आपका 2016 के लिए आप कैसे ले लोगे। जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव है मतलब कि अनपेड इसमें जा रहा है, डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड ऑन शेयर्स गेट्स एक्यूमुलेटेड, नाउ हियर इट विल बी गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड ड्यू फॉर फ्यूचर पेमेंट ईयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर हो जाएगा कि अनपेड डिविडेंड डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको आई गेस। नाउ अमाउंट के देखते हैं, तो देखो भैया 2016 के लिए क्यूमुलेटिव हो जाएगा, कितना शेयर बोल रहे हैं यहाँ पे, यामिनी बॉट 300 शेयर्स, अरे ये वर्ड में क्यों लिखा रहता है यार, ठीक है, 300 शेयर्स कह रहा है फॉर 100, एक का दाम बाई 10/100, कितना आ गया 3000, ठीक है। और 2017 के लिए क्या बोल रहा है, 17 के लिए काफ़ी आसान, ये भी फिर 300 ये और 10%, फिर आ गया आपका 3000, तो टोटल ड्यू कितना हो गया, टोटल ड्यू फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इट विल बी 3 + 3 6000, काफ़ी आसान। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हट ये दिक्कत दिया है क्या, कि आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का आता है कि नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जैसे जो पैसा है अगर नहीं दिया गया तो वो आपको अगले साल मिल जाएगा, वेराज नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, अगर पिछले साल नहीं मिला है तो ठीक है नहीं मिला, इस साल है तो इस साल मिलेगा, दैट इज। तो आपको यहां पर जो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अब काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ 3000 पे करना होगा, वो भी कब का, 2017 का करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पे एक्चुअली आपको यहां पर न्यूमेरिकली फंसाया नहीं है, ये किसको नहीं आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू टोटल वैल्यू इंटू 10% करके निकालना, ये तो काफी आसान है। यहां पर बस आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपको क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आता है कि नहीं, ओके, काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूं फिर भी कि 6000 इसके लिए है और सब पार्ट बी के लिए कितना होगा 3000 ओनली फॉर 2017
17 जब प्रॉफिट हुआ है तब पैसा मिलेगा, पहले का हम नहीं जानते भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डिंग डोंग लिमिटेड, गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, मूडी क्वेश्चन। स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स, हमने पहले कर लिया है तो इसको हम लोग कर देते हैं टिक, इक्विटी से पैसा क्यों लेना चाहिए, ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं। सब पार्ट बी, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन सोर्स थ्रू विच डिंग डोंग लिमिटेड कैन रेज फंड्स थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। इंटरनेशनली आप GDR ADR कहीं से भी पैसा उठा लो, अगर अमेरिका के अलावा कोई कंट्री से पैसा उठाना है तो यू कैन गो फॉर GDR, अगर अमेरिका से स्पेशली पैसा उठाना है तो यू कैन यूज ADR। ADR GDR क्या होता है, जब आप फॉरेन मार्केट से पैसा उठाते हो उसके लिए, ठीक है, ये इशू करते हैं उनके कैपिटल मार्केट्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स पैसा भेजेंगे उस बैंक को जिसका ब्रांच हमारे भी कंट्री में है, फिर वो पैसा उनके बैंक से हमारे बैंक में आएगा, उस बैंक से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर चेन है, वो चेन आप लोग पढ़ लेना या मेरे उस वीडियो में देख लेना जिसमें ADR GDR IDR एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इसमें और कुछ तो बचा नहीं ना। ओके, नाउ एक्सप्लेन कर लेंगे इसको भैया, डिंग डोंग लिमिटेड। ना गुंजन सिनेमाज identify and explain the type of funds Gunjan Cinema seeks to raise on the basis of time period। काफी आसान, there's nothing problematic in the question, but फिर भी go ahead। okay, और केस स्टडी कंप्लीट कर लीजिए, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ा करिए, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद अगर नहीं पूछ रहा है तब आगे बढ़ो, नहीं तो जस्ट हैव अ लुक एट द केस स्टडी वंस। Okay. Lounge area installing more effective sound systems, decided to make some changes। Okay। काफ़ी आसान, यार लास्ट लाइन में पूछ रहा है, देखो अगर आपने केस स्टडी नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे अटकते। ये मीडियम सोर्स ऑफ फिनेंस पूछ रहा है, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस किसको ले सकते हैं आप? मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे 1 से 5 साल तक जो लगता है। वन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, यू कैन डायरेक्टली गो विद पब्लिक डिपॉजिट्स, 1 से 5 साल तक लोग रखते हैं पैसा, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब फिर वही बात, स्टेट एनी 2 मेरिट्स, तो ना पब्लिक डिपॉजिट्स फॉल्स अंडर विच वन, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का 2 फायदा कंपनी को क्या होता है, नंबर 1 फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न आपको जितना आ रहा है आप उतना ही दोगे। दूसरा लेस रिस्की, सॉरी इट विल बी चीपर, ठीक है, रिस्क ज्यादा है क्योंकि अगर कंपनी नहीं चलती है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये कि फिक्स्ड रिटर्न है, दूसरा कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन। गुंजन सिनेमास, राकेश प्लान्स टू सेट अप एन इन्वेंट, आई नो सॉरी, आई नो कि थोड़ा लैगी हो रहे हैं हम लोग भी, इवन मेरे को भी आई थिंक प्यास लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते, बट एक गो में वीडियो बनाने का रहता है हमेशा, इसीलिए बैठता हूँ कि एक बार में जो है बना के निकल जाऊँ, सारा कॉन्सेप्ट्स एक बार में दे के निकल जाऊँ। बट आई डोंट थिंक कि और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो लेट्स गिव आवर बेस्ट शॉट फॉर दिस क्वेश्चन। राकेश प्लान्स टू सेटअप, ठीक है, पढ़ लो क्या है। डिस्क्राइब एनी 2 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, अच्छा है, यही क्वेश्चन चाहिए, 2 फाइनेंशियल। आप शॉर्ट फॉर्म भी बता दोगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि चलो बहुत अच्छा है, मेरे को तो यहीं पर डाउट है कि किनको किनको पहले तो याद होगा। दूसरा, स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमने कर लिया है बोरोड फंड्स के अंदर वाला। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज, राकेश वांट्स टू, नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये आप आराम से कर सकते हो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मेरे को यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आप इसको जा सकते हो। फिर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, डाइंग कंज्यूमर रेसिड्यूज आर आल्सो डिसाइडेड टू इंश्योर फॉर रिड्यूसिंग, ओके। इको फ्रेंडली, ये आप लेके जा सकते हो, इको फ्रेंडली वेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर राकेश काम करना चाह रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द वैल्यूज। और सब पार्ट ए है जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज टू आंसर। आई विल गिव यू द आंसर डायरेक्टली क्योंकि आपके बुक्स में ये आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है। आई विल गिव यू अ होमवर्क राइटर, मैंने कहा था ना आपसे
आपसे कहा था ना कि आप अगर इसका फुल फॉर्म भी बता दोगे, सॉरी IFCI नॉट IFSI, ठीक है। आपका काम है इनका फुल फॉर्म याद रखो। ICICI, IFCI, IDFC, इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बैंक्स हैं जो कि इंडस्ट्री बेस पे या बैंकिंग सिस्टम्स के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता करके रखना है, ठीक है। अब आपको एक बोनस चीज़ हम बस बता के जाते हैं जो आज के किसी क्वेश्चन में आया नहीं, जो कि मेरे को लगा आपको बताना चाहिए था। तो अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन है जो कि कंफर्म है आपके एग्जाम में आने वाला है और उसका एक्सप्लेनेशन में आपको फ्री में देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, वाई प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज। थैंक यू वाले पेज पे आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। Preference shares are called hybrid securities. कंफर्म है, कंफर्म आएगा ही आएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज द क्वालिटीज ऑफ बोथ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स। व्हाई? हाउ? प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर की तरह आपको तब मिलता है रिटर्न जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलता है शेयर होल्डर्स को? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पैसा तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। डिबेंचर्स का क्या केस है? डिबेंचर में जैसे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं। इक्विटी शेयर्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हमने रिलायंस लिमिटेड का शेयर्स खरीदा, हमने टाटा कॉर्पोरेशन का शेयर्स खरीदा, अडानी लिमिटेड का शेयर्स खरीदे, हम लोग ये लैंग्वेज बात करते हैं। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं तो उस पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं। मैंने ना 7% प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा, मैंने ना 12% प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा। तो व्हाट इज दैट 7% प्रेफरेंस शेयर्स? व्हाट इज दैट 12% प्रेफरेंस शेयर्स? 7%, 8%, 10%, 12%, जो आगे प्रेफिक्स है वो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड रहेगा। कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी आपको पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर का क्वालिटी है, और कितना मिलेगा वो डिबेंचर का क्वालिटी, ठीक है। और जो मेन चीज के लिए आपको बुलाया था, जो कॉन्सेप्ट के लिए, वो था कि याद रखना है हमेशा, डेट इज रिस्की बट चीपर, ठीक है। वेराज इक्विटी इज ऑब्वियसली लेस रिस्की बट एक्सपेंसिव, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे, समझ के रखेंगे, गारंटीड है, पूछेगा ही पूछेगा। क्यों है डेट रिस्की? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, लॉस कर रही है, नहीं कर रही है। आपको अगर इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, मतलब देने हैं, रिस्क है। आपको अपने एसेट्स बेच के भी लोन्स चुकाने पड़ सकते हैं, दैट्स द रिस्क। चीपर क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। 5% पे आपने लोन लिया है, 15% पे आपने लोन लिया है, आपको 15% ही लौटाना है, दैट्स इट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इक्विटी इज लेस रिस्की क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, ओनर्स फंड पे है, आपको वहां पे पैसे लौटाने का तो रिस्क कतई नहीं है। लेकिन एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको पैसा भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जस्ट इमेजिन 50,000 अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो 50,000 का 5%, अब 5 करोड़ प्रॉफिट हो गया तो 5 करोड़ का 5% देना तो पड़ेगा ना। तो वो हमें ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो चलो, जो आप तो ओनर्स हैं, कुछ बचेगा, जितना बचेगा फिर उनको मिल जाएगा। दूसरा एक्सपेंसिव होने का कारण ये है कि उस पर डबल टैक्सेशन है, ठीक है। वो डबल टैक्सेबल सिस्टम के अंदर आ जाता है। जब आप डिबेंचर पे करोगे आपको भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन एक अच्छा बनता है या रीजनिंग अच्छा बनता है, जो एग्जाम्स में फेवरेट है टीचर का। इस चैप्टर का ये 2 फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आप पढ़ के बैठेंगे, उनका रिक्वायरमेंट्स, फैक्टर्स पढ़ के बैठेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज वो भी
पढ़ के बैठेंगे। क्लास 11 के लिए इतना बहुत ज़रूरी है। और बिना मतलब का ADR GDR IDR हाइप नहीं बनाएंगे। हाँ, समझ नहीं आया, समझ के बैठना है, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन हाइप नहीं बनाना है कि उसी को रगड़ रहे हैं बार बार एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपको इस वीडियो के बाद। आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ छूटा होगा, सारा कुछ हमने मिक्सचर बना के आपको दे दिया है। बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी डाउट रहेगी, कमेंट सेक्शन खुला है, जस्ट हिट योर कमेंट्स, विल सी व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। बने रहेंगे कुछ समय और तक, कुछ चैप्टर्स और बच गए हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।